10वीं विज्ञान में हम लोग पहला अध्याय देख रहे थे, जीवों का विकास। उसमें चार्ल्स डार्विन का अवलोकन आप लोगों को बताया गया था, कैसे उन्होंने 5-6 वर्षों तक इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका के विभिन्न जंगलों, पहाड़ों में, रेगिस्तान, जितने भी आपके जगह है वहाँ पे जीवों का अध्ययन किया। उस आधार पे उनके अवलोकन को हम देख चुके थे। उसके आधार पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करना है जिन्होंने महत्वपूर्ण बातें रखी थी। पहला आप लोग प्रश्न करेंगे, कृत्रिम चुनाव एवं प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं? आपका प्रश्न होगा, कृत्रिम चयन एवं प्राकृतिक चयन क्या है? कृत्रिम चयन एवं प्राकृतिक चयन क्या है? तो यदि मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव करके कोई जीव उत्पन्न किया जाता है तो ये आप लोगों का कृत्रिम चयन कहलाएगा। मनुष्य यदि पसंदीदा लक्षण के अनुसार कोई जीव उत्पन्न करते हैं, जैसे विशेष नस्ल के कुत्ते पैदा कर दिए, जानते हैं आप लोगों का, अच्छा दूध दे करके गाय और भैंस भी विशेष नस्ल के तैयार किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से विशेष गुण को ध्यान में रखते हुए यदि किसी जीव को उत्पन्न करें तो ये आपका कृत्रिम चयन है। तो आप लोगों का जवाब होगा कृत्रिम चयन में लिखेंगे, मनुष्यों द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया कृत्रिम चयन कहलाती है। ये आपका कृत्रिम चयन हो गया, ठीक है। उदाहरण में आप समझाने के लिए लिख सकते हैं कि विशेष नस्ल की कुत्ते या विशेष दूध देने वाली गाय भैंस की नस्ल आपके कृत्रिम चयन में आएंगे। मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। उदाहरण, विशेष नस्ल की पालतू कुत्ते या गायों की प्रजाति उत्पन्न करना कृत्रिम चयन है, कृत्रिम चयन होगा। तो ये आप लोगों का कृत्रिम चयन है। अब यदि हम प्राकृतिक चयन की बात करेंगे, इसमें एक लाइन लिख लो बेटा, ये वनस्पतियों में महत्वपूर्ण होता है। ये वनस्पतियों में महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा ऐड कर लो, वनस्पतियों में आप लोगों का महत्वपूर्ण होगा कौन? कृत्रिम चयन है वो, या वनस्पतियों में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये हमने देखे हैं कृत्रिम चयन। अब हम देखेंगे प्राकृतिक चयन। तो वह चयन जो प्रकृति द्वारा किया जाता है प्राकृतिक चयन कराएंगे। जाहिर है यह प्राणियों में महत्वपूर्ण होगा। प्राकृतिक चयन वह चयन जो प्रकृति द्वारा
किया जाता है प्राकृतिक चयन कहलाता है। यह प्राणियों में महत्वपूर्ण होता है। तो जो मनुष्य द्वारा किया जाएगा चयन वो कृत्रिम चयन, और प्रकृति द्वारा किया जाएगा चयन वो प्राकृतिक चयन। ठीक है। अब प्राकृतिक चयन मनुष्य तो अपने अनुसार जीव जंतु में परिवर्तन कर लेता है ताकि वो उसको अपने साथ रख सके, उनका आवास है उसके अनुकूल हो। प्रकृति भी चयन करते हैं कि उसके द्वारा निर्मित जीव जंतु है ज्यादा समय तक जिंदा रहे, विशेष लक्षण पैदा कर देते हैं उन जीव जंतुओं में। जैसे आप नागफनी की बात करोगे, नागफनी पौधा है, पौधे की पत्तियां हरे रंग की पाई जाती हैं, आप लोग सब जानते हैं, और हरे रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की प्रकाश से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो नागफनी में तो पत्तियां ही नहीं होती, उसमें तो केवल कांटे होते हैं, तना होता है और कांटा होता है। तो नागफनी का तना हरे रंग का हो गया है पूरा, और छिलका उसका तने का जो ये है पूरा हरे रंग का रहता है, उसमें नमी रहे ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस विशेष जंतु है अपने स्थल के अनुसार उसका रंग भी चेंज हो जाता है ताकि वो अन्य जीवों से अपनी रक्षा कर सके। जैसे छिपकली देखोगे, आपके घर की छिपकली आपकी भूरी रंग की होगी, लेकिन आप लोग खेतों वगैरह में जाएंगे, आप पौधे वगैरह में देखेंगे बड़े बड़े पेड़ की छिपकली तो काले रंग के होते हैं। ऐसे लक्षण अनुकूलन कहलाते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आपके जो जीवों के विकास के लिए जो चयन है प्राकृतिक रूप से, वो प्राकृतिक चयन कहलाएंगे। आप लोगों के उदाहरण में दे देता हूं। अलग अलग स्थानों पर प्राप्त फिंच पक्षी, चार्ल्स डार्विन ने तय किया था, मैंने चर्चा किया था, फिंच पक्षी का चोंच अलग अलग होना, ये आपके प्राकृतिक चयन है जिससे वे अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण कर सके अपने और वातावरण या अपने आवास में सुरक्षित रूप से रह सके। बहुत सारे एग्जाम्पल है, गिरगिट का दे सकते हो, आपकी मर्जी, नागफनी का दे सकते हो। ये जो विशेष लक्षण पैदा होते हैं जीवित रहने के लिए या पैदा किए जाते हैं, वही आपका चयन का आधार होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। अब एक और प्रश्न बनाएंगे आप लोग, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर लिखिए। आप लोगों का अगला प्रश्न होगा कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में अंतर लिखिए। तो कृत्रिम चयन में मैं बता दिया, यह चयन मनुष्य द्वारा होता है, प्राकृतिक चयन प्रकृति के द्वारा होता है। कृत्रिम चयन है वनस्पति जगत में महत्वपूर्ण होता है, वनस्पतियों में महत्वपूर्ण होता है, ये प्राणियों में महत्वपूर्ण होता है। बस दो ही अंतर लिखेंगे, आपका आंसर तैयार है। अगला प्रश्न लिखेंगे आप लोग, अनुकूलन क्या है? अनुकूलन क्या है? तो बेटा अभी मैं समझाया हूं, प्राकृतिक रूप से किसी जंतु को अपने आवास स्थान या भोजन ग्रहण करके जिंदा रहने के लिए कुछ उसमें विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये लक्षण मनुष्यों द्वारा नहीं किए जाएंगे उत्पन्न, हाँ, किसके द्वारा? प्राकृतिक रूप से विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं
जिसे अपन कहते हैं अनुकूलन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिरगिट रंग बदलता है, अनुकूलन का उदाहरण है। क्यों? अपने दुश्मन को देखता है तो छुपने के लिए रंग बदल लेता है, प्रकृति ने उसको दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग एक छिपकली देखे होंगे, साउथ अफ्रीका के बड़ी छिपकली जंगलों में पाए जाते हैं, जिसको ड्रैगन के नाम से भी आपके टीवी वगैरह में दिखाते हैं, वाइल्ड लाइफ जियोग्राफी वगैरह में। या मैं गिरगिट का एक प्रकार कैमेलियन बता देता हूँ, जो दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, शायद नाम भी पढ़े होंगे। उसके जीभ काफ़ी लंबे होते हैं ताकि वो दूर से अपने भोजन को ग्रहण कर सके, कीट पतंगे उड़ ना पाए, जीभ से आपका लपक लिए। नागफनी का तना मैं हरे रंग का बताया हूँ ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना सके, क्योंकि वो रेगिस्तान में होते हैं। पत्तियां नरम होती हैं, जल्दी वाष्पोत्सर्जन होकर पानी चली जाती है उसकी, लेकिन नागफनी के तने छिलके मोटे होते हैं तो इसके पानी का जल्दी वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। ये सब अनुकूलन के लक्षण हैं। प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ अनुकूलन के लक्षण देखे होंगे। जैसे मांस खाने वाले मांसाहारी जानवरों में फाड़ने वाले दांत बड़े बड़े होते हैं ताकि वो मांस को फाड़ के खा सके। हमारे पास नहीं है वैसे बड़े बड़े दांत, ठीक है, आप लोगों के गायों के पास नहीं होते हैं क्योंकि वो शाकाहारी हैं। तो इस प्रकार से जीव जंतु को अपने आवास और स्थान में जीवित रहने के लिए, उस आवास में भोजन ग्रहण करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके, कोई विशेष लक्षण प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। क्लियर है अनुकूलन की घटना? तो अनुकूलन का आंसर होगा, मैं लिखा देता हूं, जीव जंतुओं को उनके आवास में जीवित रहने, भोजन ग्रहण करने और अन्य जीवों से सुरक्षा करने हेतु जीव जंतुओं की उनके आवास में जीवित रहने, भोजन ग्रहण करने एवं अन्य जीवों से सुरक्षा करने हेतु उनमें प्राकृतिक रूप से कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कहते हैं, ये अनुकूलन है। जीव जंतुओं में विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाना जिससे वे अपने आवास में लंबे समय तक जीवित रह सकें, भोजन ग्रहण करने में मदद मिले, जो भी है आप लोगों का, तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ या डाल देता हूँ बेटा। विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि कोई एक के लिए भी विशेष लक्षण उत्पन्न हो सकता है। तो ये आप लोगों का अनुकूलन हो गया आप लोगों के, ठीक है। उदाहरण दे सकते हो बेटा? क्या दे दूं उदाहरण? नागफनी के तनों का हरा होना, कांटा भी होना उसका अनुकूलन है बेटा, ताकि दूसरे जीव जंतु उसको न खा सके। नहीं तो हरा भरा करके दूसरे जंतु उसको चट कर जाएंगे। तो कांटे का पत्ती ना हो के पत्तियों की जगह कांटा होना भी नागफनी में अनुकूलन का लक्षण मैं लिख देता हूँ। होना एवं पत्तियों की जगह पत्तियों के स्थान पर कांटे होना, गिरगिट का रंग बदलना। मैं ये दो एग्जाम्पल आपका लिख दिया जो जंतुओं में अनुकूलन के लक्षण है। गिरगिट रंग इसलिए बदलता है ताकि दूसरे जीवों से अपनी रक्षा कर सके, जहां रहता है आवास में उस रंग में मिल जाए, ये आपका अनुकूलन का लक्षण है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अनुकूलन आप लोग समझ गए होंगे। कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन भी बहुत आसान था।
अब हम बात करेंगे बेटा समजात अंग, समवृत्ति अंग या समजात लक्षण और समवृत्ति लक्षण क्या है। प्रश्न बना लीजिए। प्रश्न होगा आप लोगों का समजात अंग और समवृत्ति अंग क्या है, अथवा करके बना लीजिए समजात लक्षण, समजात लक्षण एवं समवृत्ति लक्षण को समझाइए। बुक में प्रश्न हो या ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज आप लोगों को फोकस करना चाहूंगा बेटा, आप लोग इस आंसर में कंफ्यूज हो जाते हो। समजात अंग का मतलब ऐसा है, अलग अलग जीवों में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसकी संरचना और उत्पत्ति एक समान होती है। रचना और उत्पत्ति एक समान होती है। अंग है एक जैसे पूर्वज से बना होगा तो उसकी संरचना, चित्र बनाएंगे हड्डी वगैरह की, जो जोड़ वगैरह है, संरचना है सेम होगी। उत्पत्ति, पूर्वजों से उत्पत्ति भी एक समान होती है, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंग कहलाएंगे समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण लेंगे अपन, मनुष्य, हम, कुत्ता का अग्रपाद, तो हमारा अग्रपाद हाथ है बेटा, हम पकड़ने का काम करते हैं। कुत्ते का अग्रपाद है, उसका पैर है, चारों पैर पे चलता है, वो चलने का काम करता है। दोनों की संरचना और उत्पत्ति एक समान है आगे के पैरों की, मतलब हाथ हो गया जिसको हम हाथ बोलते हैं, कुत्ते के लिए तो पैर ही हो गया, लेकिन उनके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं। वैसे ही आप लोगों का चमगादड़ के पंख है और सील के मछली देखे होंगे, सील मछली जो पंख है उनकी संरचना और उत्पत्ति एक समान है, बल्कि चारों की संरचना और उत्पत्ति एक समान है। जितने भी हम बता रहे हैं, मनुष्य, कुत्ता, चमगादड़, जो भी बात। तो यदि चमगादड़ की पंख और सील मछली की जो पंख है, देखे होंगे आप लोग टीवी वगैरह में, तो उसका तो हाथ का काम करता है। चमगादड़ का पंख है वो उड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति एक समान हो परंतु कार्य अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। और ऐसे अंग के लक्षण आपके समजात लक्षण कहलाते हैं। तो समजात अंग में लिखूंगा दो या अधिक जीवों के ऐसे अंग जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति एक समान होती है, परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं। उनके कार्य अलग अलग होते हैं। क्या कहलाएंगे? समजात अंग कहलाते हैं। लक्षण होगा, तंग की जगह लक्षण लिख देना। तो संरचना और उत्पत्ति एक समान हो, आप लोगों के समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण दे देता हूं बेटा, मनुष्य एवं कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग है। मनुष्य का अग्रपाद चीजों को पकड़ने के काम आता है, जबकि कुत्ते का अग्रपाद उसके चलने के काम आता है।
चलने का काम आता है। ये लिख लिए, आराम से समझा दिए क्या काम करता है। आगे लिख सकते हैं जबकि उसकी संरचना और उत्पत्ति एक समान है, जबकि उसकी संरचना एवं उत्पत्ति एक समान है, एक समान है। कार्य अलग अलग है बेटा दोनों का, और संरचना और उत्पत्ति क्या है आपका, एक समान है। इस प्रकार से आप लोग ये कर लिए। और उदाहरण दे देते हैं, चमगादड़ के पंख और सील के पंख। मैं मिटा रहा हूं इसको। चमगादड़ के पंख और सील के पंख लिख सकते हैं। चाहो तो डिटेल मैं केवल नाम बस दे देता हूँ। डिटेल कैसा होगा, इसका काम उड़ने का है और इसका काम तैरने का है। सील मछली है, तैरेंगे सब पानी में, तो एक का काम आपका उड़ने का हो रहा है, दूसरे का आपके तैरने का। लिखना चाहे लिख सकते हैं आराम से, जबकि दोनों की संरचना और उत्पत्ति क्या है, एक समान है। तो ये हमने समजात अंग देख लिए आराम से। अब हम बात करेंगे समवृत्ति अंग। मैं इसको डिटेल नहीं किया हूँ, आप लोग कर सकते हैं। हाँ, डिटेल मैंने बता दिया बेटा आपको, एक का उड़ने का, एक का तैरने का। अब हम बात करेंगे समवृत्ति अंग के बारे में। तो ये उल्टा होगा बेटा, दो या अधिक जंतुओं के ऐसे अंग, जंतु प्राणी जो भी है, जीवों के ऐसे अंग जिनके कार्य एक समान हो परंतु संरचना और उत्पत्ति अलग अलग हो, तो ऐसे अंग को समवृत्ति अंग कहते हैं। जस्ट पहले से उल्टा, दो या अधिक जीवों के ऐसे अंग जिनकी संरचना एवं उत्पत्ति एक समान हो ना, उत्पत्ति अलग अलग हो, अलग अलग हो, परंतु उनके कार्य एक समान हो, एक समान हो, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जस्ट उल्टा बेटा, उसमें संरचना और उत्पत्ति एक जैसे थे और कार्य अलग अलग थे। इसमें संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होंगे परंतु कार्य एक जैसे होंगे। ठीक है, तो उदाहरण में ले लेता हूं, बड़ा हो जाता है, एक ही उदाहरण ले रहा हूं। तितलियों के पंख एवं पक्षियों के पंख का कार्य उड़ने में सहायता करना है, परंतु पक्षियों के पंख है उनके अग्रपाश से बने बेटा, जैसे चमगादड़ का। ठीक है, परंतु तितलियों के पंख है उनके त्वचा से बने हैं। हो गया फर्क आपका, संरचना और उत्पत्ति क्या हो गए, अलग अलग। परंतु तितलियों के पंख उनकी त्वचा से बने हैं, जबकि पक्षियों के पंख उनके अग्रपाद हैं, अग्रपाद से बने हैं। देख लीजिए, संरचना और उत्पत्ति अलग अलग और कार्य क्या हो गए, एक समान हो गए। तो ऐसे अंग
क्या कहलाएंगे आपके? समृद्धि अंग कहलाएंगे। और संरचना उत्पत्ति अलग अलग, सॉरी बेटा, संरचना और उत्पत्ति एक समान और कार्य अलग अलग, तो उसको बोलते हैं कौन सा अंग? समजात अंग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज की डिफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। ये चैप्टर मुख्य बातें इतना ही कहता है और